नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। रुड़की में बुधवार को होने वाली धर्म संसद या हिंदू पंचायत पर उत्तराखंड पुलिस ने रोक लगा दी है। पुलिस ने कहा कि इस तरह के किसी भी कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति नहीं दी गई है और अगर ऐसा कोई कार्यक्रम करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि मंगलवार को धर्म संसद के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सरकारों को जबरदस्त डांट लगाई थी। रुड़की के पास डाडा जलालपुर में ये धर्म संसद या हिंदू महापंचायत प्रस्तावित थी। महापंचायत के आयोजक इसे कराने पर अड़े हुए हैं, जबकि पुलिस ने गांव में लगाए गए तंबुओं को उखाड़ दिया। हरिद्वार के डीएम विनय शंकर पांडे ने कहा कि आयोजकों से पहले भी लगातार बातचीत की जा रही थी, माहौल खराब ना हो इसलिए हिंदू महापंचायत पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि आदेश न मानने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। 100 से अधिक पूर्व नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री मोदी को इस उम्मीद के साथ पत्र लिखा है कि वो बीजेपी के नियंत्रण वाली सरकारों से नफरत की राजनीति को खत्म करने का आह्वान करेंगे। एक खुले पत्र में उन लोगों ने लिखा है, हम देश में नफरत से भरे विनाश के हालात देख रहे हैं, जहां बलि की वेदी पर न सिर्फ मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं बल्कि खुद संविधान भी है। पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले 108 लोगों में दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग, पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन, पूर्व विदेश सचिव सुजाता सिंह, पूर्व गृह सचिव जी.के. पिल्लई और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के प्रधान सचिव टी.के.ए. नायर शामिल हैं। पूर्व नौकरशाहों ने कहा कि उनका मानना है कि खतरा अभूतपूर्व है और दांव पर सिर्फ संवैधानिक नैतिकता और आचरण नहीं है बल्कि बेजोड़ सामाजिक ताना बाना, जो हमारी सबसे बड़ी विरासत है और जिसे हमारे संविधान को इतनी सावधानी से संरक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है, उसके फटने की संभावना है। मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में आयोजित होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट में मुस्लिम खिलाड़ियों वाली टीमों को कथित तौर पर प्रवेश नहीं देने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। खंडवा शहर सांप्रदायिक उन्माद के तनाव से उबरने का प्रयास कर रहे खरगोन से लगा हुआ है। खंडवा से बीजेपी के युवा विधायक देवेंद्र वर्मा क्रिकेट टूर्नामेंट के मुख्य सूत्रधारों में शामिल हैं। पिछले 2 साल कोविड और उससे 2 साल पहले भी किन्हीं कारणों से टूर्नामेंट नहीं हो सका था। इस बार टूर्नामेंट आरंभ होते ही बड़ा विवाद हो गया है। मुस्लिम समुदाय से आने वाले क्रिकेटरों ने खंडवा के डीएम अनूप सिंह को बाकायदा एक ज्ञापन सौंपकर शिकायत की है कि सुनियोजित ढंग से आयोजकों ने उन टीमों को टूर्नामेंट में प्रवेश नहीं दिया है जिनमें मुस्लिम खिलाड़ी हैं। उधर आयोजन समिति दावा कर रही है कि कुल 32 टीमों को टूर्नामेंट में शामिल किया जाना था। पहले आओ पहले पाओ पद्धति पर टूर्नामेंट में उन टीमों को जगह दी गई है जिन्होंने समय रहते आवेदन कर दिया है। आयोजकों का दावा अपनी जगह है, लेकिन कड़वा सच ये है कि जिन 32 टीमों को टूर्नामेंट में खेलने की अनुमति दी गई है उन टीमों में एक भी खिलाड़ी मुस्लिम नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समान नागरिक संहिता को असंवैधानिक और अल्पसंख्यक विरोधी बताते हुए कहा कि मुसलमानों के लिए ये अस्वीकार्य है। बता दें, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान तब आया है जब हाल ही में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा था कि यूपी में भी समान नागरिक संहिता लागू करने पर विचार हो रहा है। इससे पहले उत्तराखंड में बीजेपी सरकार ऐसा ऐलान कर चुकी है और हिमाचल में भी इसी पर विचार हो रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि भारत के संविधान ने देश के प्रत्येक नागरिक को उसके धर्म के अनुसार जीवन जीने की अनुमति दी है और इसे मौलिक अधिकारों में शामिल रखा गया है। बीते दिनों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री से रूबरू होंगे और ये बैठक दिन में 12 बजे होगी। प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और संबंधित मंत्रालयों के तमाम आला अफसर भी बैठक में भाग लेंगे। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण कोविड को लेकर बने ताज़ा हालात के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी देंगे। इसके साथ ही वैक्सीनेशन का अभियान किस तरह चल रहा है और बाकी ज़रूरी मुद्दों पर भी बैठक में बात होगी। भारत में पिछले एक दिन में कोरोना संक्रमण के फिर से तेजी से मामले बढ़े हैं। पिछले एक दिन में देश में 2,927 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान कोरोना के 2,252 मरीज ठीक भी हुए हैं और 32 लोगों की मौत हुई। फिलहाल सक्रिय मामले भी बढ़कर 16,279 हो चुके हैं। तमिलनाडु के तंजावुर जिले में बुधवार तड़के करंट लगने से 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए। करंट उस वक्त लगा जब कई लोग एक मंदिर की रथ यात्रा में जा रहे थे और पालकी में बैठे थे। तभी ये पालकी बिजली की एक हाई ट्रांसमिशन लाइन के संपर्क में आ गई। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। घायलों को नज़दीक के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने कहा कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है।
वहीं करंट लगने से जान गंवाने वालों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने की घोषणा की गई है। हादसे में घायलों को भी पीएम राहत कोष से 50-50 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। रूबल में भुगतान नहीं करने के कारण अब रूस, पोलैंड और बुल्गारिया को गैस की सप्लाई बंद करने जा रहा है। पोलैंड और बुल्गारिया ने कहा कि रूस की ओर से गैस आपूर्ति 1-2 दिन में बंद हो जाएगी। बता दें, रूस की ओर से कहा गया था कि उन्हें रूबल में भुगतान करना होगा, ऐसा ना करने पर आपूर्ति रोक दी जाएगी। दोनों ही देशों ने रूबल में भुगतान करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद यह कदम उठाया जा रहा है। आईपीएल के 39वें मैच में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 29 रनों से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 104। इसके जवाब में आरसीबी की टीम 20वें ओवर में 3 गेंद शेष रहते हुए 115 रन पर ऑल आउट हो गई। राजस्थान की जीत के हीरो कुलदीप सेन और रविचंद्रन अश्विन रहे। कुलदीप ने 4 विकेट जबकि अश्विन ने 3 विकेट झटके। पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान की पारी की शुरुआत देवदत्त पडिक्कल और जॉस बटलर ने की। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।